नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इको क्लब से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें हम नवंबर माह की गतिविधियों के बारे में जानेंगे। तो आज दिनांक 14 नवंबर 2024 को प्राथमिक विद्यालय, इसके साथ साथ माध्यमिक विद्यालय में इको क्लब संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इन गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन हेतु अभिभावकों को भी आमंत्रित किया गया है। आज की प्रमुख गतिविधियां निम्न हैं। तो गतिविधि कौन सी हैं? वो हैं: 1. बाल दिवस के विषय में चर्चा एवं बाल मेले का आयोजन। 2. पर्यावरण पर चर्चा। 3. लाउडस्पीकर एवं गैर जरूरी हॉर्न के विरुद्ध अभिभावकों एवं बच्चों को जागृत करना। 4. विद्यालय स्टाफ और शिक्षक विद्यार्थी एवं अभिभावकों के साथ पटाखा विरोधी अभियान हेतु जागरूक करना। 5. वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण पर निबंध या भाषण प्रतियोगिता। 6. विद्यार्थियों को ऑर्गेनिक या प्राकृतिक खेती के विषय में जागृत करना। भारत में बाल दिवस बच्चों के अधिकारों, शिक्षा और कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह हर साल 14 नवंबर को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जिन्हें बच्चों से बहुत लगाव था। इस दिन पूरे भारत में बच्चों के लिए कई शैक्षिक और प्रेरक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अब अगली गतिविधि मेले के बारे में थी। तो बाल मेला एक ऐसा कार्यक्रम है जो बच्चों के रचनात्मक और शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। इसमें बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलता है, जैसे चित्रकला प्रतियोगिता, खेलकूद, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और अन्य रचनात्मक कार्य। अगली गतिविधि है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है अपने आसपास के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना और उन्हें बनाए रखना। यह हमारे ग्रह को स्वस्थ और रहने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। पर्यावरण हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और खाने के लिए भोजन प्रदान करता है। यह विभिन्न प्रकार के जीवों और पौधों को संरक्षित करने में मदद करता है और स्वच्छ पर्यावरण, पर्यटन और कृषि जैसे उद्योगों को बढ़ावा देता है। अब जानेंगे कि पर्यावरण संरक्षण क्या है। पर्यावरण संरक्षण का मतलब है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और प्रदूषण को कम करना। इसमें जल, वायु, मृदा, वन और जैव विविधता की रक्षा शामिल है। इसका उद्देश्य है पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखना और मानव जीवन के लिए एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करना। यह केवल प्रकृति की रक्षा नहीं है, बल्कि यह हमारे अपने अस्तित्व की सुरक्षा का भी मामला है। जब हम पर्यावरण को संरक्षित करते हैं, तो हम वास्तव में अपनी जीवन शैली को सुधारने और अपनी भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे होते हैं। अब पर्यावरण संरक्षण का महत्व। पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझना हमारे जीवन और स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। इसमें हमें स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और स्वस्थ भोजन मिलता है। इसके बिना हमारा जीवन संकट में पड़ सकता है। पर्यावरण के संरक्षण से प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता बनी रहती है और हम उन्हें भविष्य में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण का फायदा हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को मिलता है। अगली गतिविधि है ध्वनि प्रदूषण के बारे में। तो जानेंगे, ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनियों को कहते हैं, जिससे मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। इसमें यातायात के दौरान उत्पन्न होने वाला शोर मुख्य कारण है। जनसंख्या और विकास के साथ ही यातायात और वाहनों की संख्या में वृद्धि होती
है, जिसके कारण यातायात के दौरान होने वाले ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ने लगता है। अत्यधिक शोर से सुनने की शक्ति भी चले जाने का खतरा होता है। अब जानेंगे शोर क्या है। शोर किसी भी अत्यधिक या अवांछित ध्वनि का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, जो मनुष्यों और जानवरों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जिससे उन लोगों को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तनाव होता है जो लंबे समय तक इसके संपर्क में रहते हैं। यह आमतौर पर मानवीय गतिविधियों जैसे परिवहन, निर्माण, औद्योगिक गतिविधियों और मनोरंजक गतिविधियों के कारण होता है। अब ध्वनि प्रदूषण से होने वाले नुकसान। ध्वनि प्रदूषण लोगों के काम करने की क्षमता और गुणवत्ता को कम करता है। ध्वनि प्रदूषण हमारी एकाग्र क्षमता को प्रभावित करता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण गर्भवती महिलाओं के व्यवहार में चिड़चिड़ापन आता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण कई बार गर्भपात की स्थिति बन जाती है। ध्वनि प्रदूषण हमारी मानसिक शांति को भंग करता है। यह हाई ब्लड प्रेशर की समस्या और मानसिक तनाव के लिए जिम्मेदार होता है। ध्वनि का स्तर 80 डीबी से 100 डीबी होने पर यह हमें बहरा बना सकता है। अब जानते हैं ध्वनि प्रदूषण से बचाव के उपाय। सरकार आम लोगों के संयुक्त प्रयासों से ध्वनि व शोर की तीव्रता को कम कर ध्वनि प्रदूषण कम किया जा सकता है। सड़क किनारे पौधारोपण कर पौधों की लंबी कतार खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकता है। हरे पौधे ध्वनि की तीव्रता को 10 से 15 डीबी तक कम कर सकते हैं। हॉर्न के अनुचित उपयोग को बंद कर ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। प्रेशर हॉर्न पर रोक, इंजन में मशीनों की समय पर मरम्मत और एक बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था के जरिए ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। निजी वाहनों की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकता है। अब अगली गतिविधि है पटाखे जलाने से पर्यावरण कैसे प्रदूषित होता है। हवा पहले से ही खराब है और पटाखे इस हवा को और खराब कर देते हैं। पटाखे हवा में मौजूद पॉल्यूटेंट्स और बढ़ा देते हैं। इतना ही नहीं, पटाखों में मौजूद अलग अलग केमिकल हवा में मिल जाते हैं। ये न सिर्फ वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है। अगली गतिविधि है बच्चों को जैविक खेती के बारे में जानकारी देने के लिए उन्हें किचन गार्डन लगाने की प्रक्रिया से जोड़कर सिखाया जा सकता है। इससे उन्हें यह समझ आती है कि कम जगह में भी जैविक खेती की जा सकती है। जैविक खेती से जुड़ी जानकारी देने के लिए स्कूलों में किचन गार्डन लगाए जा सकते हैं। जैविक खेती के बारे में जानकारी देने के लिए स्कूलों में ये तरीके अपनाए जा सकते हैं। स्कूल परिसर में किचन गार्डन लगाना, किचन गार्डन में सब्जियां उगाना, किचन गार्डन से निकली सब्जियों का मिड डे मील में इस्तेमाल करना, किचन गार्डन से निकली सब्जियों का बच्चों में बंटवारा करना। तो इस तरह से हम अपने विद्यालय में इको क्लब के तहत गतिविधियों को करवा सकते हैं और बच्चों से जब हम करवाएंगे तो बच्चों को इनके बारे में जानकारी मिलेगी, बच्चे कुछ नया सीखेंगे और वे अपने घर में आस पड़ोस में उनकी जानकारी देंगे। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।